हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर फोकस करेंगे, जहां पर हम स्वदेशी मूवमेंट और उसके बाद हमारे पास होम रूल मूवमेंट और एंटी रॉलेट सत्याग्रह को स्टडी करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर पाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से वही बात, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में वंदे मातरम गाया गया था? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास कैलकाटा सेशन ऑफ 1896। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन ऐसे पर्सन है जो कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास। ओके, नेक्स्ट वन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लखनऊ सेशन, जो कि आपको पता है बहुत ही ऐतिहासिक सेशन था, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, और जो हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट है वो फिर से कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। तो 1916 का जब सेशन हुआ था तो प्रेसिडेंट कौन थे? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। दैट इज एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार यहां पर प्रेसिडेंट थे। तो अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी, और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट के साथ। नाम से ही पता चल रहा है, स्वदेशी यानी इंडियन मेड गुड्स के बारे में बात हो रही है, और कहीं ना कहीं यहां पर इंडियन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा और विदेशी चीजों को बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन ये सब कैसे स्टार्ट होता है, इस मूवमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही, उन सब के ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है पार्टीशन से। अब होता क्या स्टूडेंट कि हमारे पास उस समय जो वॉइसरॉय हैं वो है लॉर्ड कर्जन। भारत में जो वॉइसरॉय हैं वो है लॉर्ड कर्जन, और ये एक नई हमारे पास सोच लेकर आते हैं। ये बोलते हैं कि डिवाइड एंड रूल पे हमें थोड़ा और अच्छे से काम करना चाहिए, एक्सटेंसिवली काम करना चाहिए। कैसे कि जो सबसे बड़ा प्रांत है, जो सबसे बड़ा हमारे पास स्टेट है बंगाल, हम उसको दो पार्ट्स में विभाजित कर देते हैं, दो पार्ट्स में बांट देते हैं, और एक होगा ईस्टर्न बंगाल और एक होगा वेस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल में ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है और वेस्टर्न बंगाल में ज्यादातर हिंदू पॉपुलेशन है। और हम इसमें यह तर्क देंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो रही है, तो इसलिए हमने दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है। और फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस भी क्रिएट करेगा। हमारे पास ईस्टर्न बंगाल की बात करें तो यहां पर कैपिटल बनाई जाएगी ढाका, जिसको आज की डेट में आप ढाका के नाम से जानते हो, उस समय उसको ढाका कहा जाता था। और जो हमारे पास वेस्ट बंगाल है उसकी कैपिटल कैलकाटा होगी, जो कि पहले से ही कैपिटल हमारे पास चलती आ रही थी। सो पार्टीशन ऑफ द स्टेट ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन इन जुलाई 1905। जुलाई 1905 में विभाजन की अनाउंसमेंट हो जाती है। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम मेजोरिटी ईस्टर्न बंगाल को हमारे पास हिंदू मेजोरिटी वेस्टर्न पार्ट से अलग करना था। जो चीज आप याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट वो क्या है कि विभाजन हुआ कब, पार्टीशन हुआ कब। तो दैट इज ऑन 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन हो जाता है। तो ये डेट आप याद रखेंगे, इसको पार्टीशन डे के रूप में हम याद करते हैं। पार्टीशन डे के रूप में इसको हिस्ट्री में याद किया जाता है। तो ये आप मैप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैप है। जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो भी उस समय बंगाल का पार्ट हुआ करती थी, और कुछ इस तरह से हमारे पास बंगाल की विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। ओके, इस सब के खिलाफ क्या होता है? देखिए, जैसा ब्रिटिशर्स ने सोचा होता है इसके खिलाफ उल्टा ही शुरू हो जाता है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी थोड़ा और ज्यादा देखने को मिलती है, और एक मूवमेंट भारत में शुरू हो जाती है, दैट इज नोन टू बी स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? बंगाल के पार्टीशन को अपोज करना। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, देखिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो कब शुरू हो जाती है हमारे पास? 7 अगस्त 1905 को। अब आप कहेंगे कि पार्टीशन तो अक्टूबर में हुआ, फिर मूवमेंट पहले कैसे स्टार्ट हो गई? देखिए, अनाउंसमेंट जब होती है तो लोगों को पता चलता है कि बंगाल का विभाजन होने जा रहा है, तो विभाजन होने से पहले ही हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 7 अगस्त 1905 को
हमारे पास ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो इसको कॉमरेट करने के लिए आज की डेट में हम 7 अगस्त को कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं? 7 अगस्त को हमारे पास एक स्पेशल डे ऑब्जर्व किया जाता है। आप उसका नाम मुझे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एस्पेक्ट है वो आप याद रखेंगे कि संजीवनी न्यूज़पेपर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, संजीवनी न्यूज़पेपर में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बताया जाता है कि बंगाल का विभाजन होने जा रहा है, उसके बारे में न्यूज़ हमारे पास प्रिंट होती है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कृष्ण कुमार मित्रा इस न्यूज़पेपर के एक तरह से कार्यवाहक हैं, वो इसको चलाने वाले पर्सन हैं। ओके, सो वो क्या करते हैं, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे पास नेशनल एजुकेशन और इकोनॉमिक स्वदेशी के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमी है वो भी स्वदेशी होनी चाहिए। हम क्या करें, ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करें और इंडियन मेड गुड्स का यूज करें। ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन एक इवन इसमें एक और एक्सट्रीम लेवल की बात थी, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि शाम को क्या होता था, टाइम रखा जाता था कि सब लोग चौराहे पे मिलेंगे शाम को, जैसे 5 बजे 6 बजे, और जिसके पास भी जो भी फॉरेन गुड्स है, जो भी ब्रिटिश मेड गुड्स है, उसको लेकर आएगा वो पर्सन और उसकी होली चलाई जाएगी। एंड इवन जो लोग फॉरेन चीज बनी चीजों का यूज करेंगे, फॉरेन मेड गुड्स का यूज करेंगे, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा, उनका सोशली बायकॉट किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से एक मूवमेंट हमारे पास तैयार हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1905 का जो सेशन हुआ था बनारस में, अब यहां पे सेशन आ गया फिर से कांग्रेस का, स्टूडेंट याद रखेंगे। तो 1905 का जो सेशन हुआ बनारस में, वहां पर गोपाल कृष्ण गोखले यहां पर स्वदेशी के लिए कॉल करते हैं कि जी हां, कांग्रेस स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी, कांग्रेस इस मूवमेंट का पूरा सपोर्ट करेगी। तो दैट इज सब्जेक्टेड टू 1905 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कहां हुआ था, बनारस में। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, बाल गंगाधर तिलक जो उस समय के बहुत इंपॉर्टेंट जाने माने लीडर हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये एक जो मूवमेंट है ये बहिष्कार योगा है। तिलक कॉल्ड दिस मूवमेंट एज बहिष्कार योगा। तो ये भी आपने याद रखना है कि किस पर्सन ने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट को बहिष्कार योगा का नाम दिया था, वो थे बाल गंगाधर तिलक। आप इनकी एक कोटेशन, एक लाइन पढ़ सकते हैं जो इन्होंने कही थी इसके बारे में। अवर नेशन इज लाइक अ ट्री ऑफ विच द ओरिजिनल ट्रंक इज स्वराज्य एंड द ब्रांचेस आर स्वदेशी एंड बाइकॉट। तो ये लाइन आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि किसने कही थी। सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर स्टूडेंट्स इस समय पर एक सॉन्ग कंपोज करते हैं जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। ये वो सॉन्ग है जो आगे चलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनेगा, और इंडिया का नेशनल एंथम भी आपको पता ही है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व में इकलौते से पर्सन है जिन्होंने 2 कंट्रीज का नेशनल एंथम लिखा है। वंदे मातरम इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, और आप याद रखेंगे अमार सोनार बांग्ला इस टाइम पे कंपोज किया जाता है। ओके, स्वदेशी बांधव समिति एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, स्वदेशी बांधव समिति। आप याद रखेंगे ये समिति एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट को और आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। इस समिति को एस्टेब्लिश किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त जी ने। जी हाँ, अश्विनी कुमार दत्त। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया कि स्वदेशी को बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंस दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, तो इसी वजह से इस समय पे स्वदेशी टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश होती है इस मूवमेंट के दौरान। सोप, मैच फैक्ट्रीज, टैनरीज, बैंक और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट के दौरान एस्टेब्लिश होती हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट, द बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज फाउंडेड विद अरबिंदो घोष एज इट्स प्रिंसिपल। एक कॉलेज एस्टेब्लिश होता है, जैसा कि मैंने बताया कि स्वदेशी एजुकेशन पे भी कहीं ना कहीं फोकस करने की बात की जा रही है, और बंगाल नेशनल कॉलेज एस्टेब्लिश होता है और अरबिंदो घोष वहां पर प्रिंसिपल बनते हैं। तो स्टूडेंट जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं सारी फैक्चुअल पॉइंट्स है, सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, तो आपने वो सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि किस एरिया से हमारे पास मूवमेंट जो है वो कौन से लीडर लीड कर रहे थे, और यहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो मूवमेंट है वो कहां कहां तक स्प्रेड हुई। तो स्वदेशी और मूवमेंट कहां कहां तक स्प्रेड हुई है वो आप देख सकते हैं। पुणे और बॉम्बे से जो मूवमेंट है वो कौन लीड कर रहे थे? लोकमान्य तिलक। पंजाब से अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय। दिल्ली से सैयद हैदर रजा, और मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्सन, आप ये याद रखेंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। लेकिन फाइनली क्या होता है कि मूवमेंट जो है वो सही से हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर पा रही थी, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कुछ लीडर्स को अरेस्ट करते हैं, जेल में डालते हैं, और फाइनली क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि मूवमेंट को 1908 में सुप्रेस कर दिया जाता है, इसको मूवमेंट को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस मूवमेंट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो समझने की कोशिश कीजिए। एक तो भारतीयों के दिलों में एहसास कराया कि हमें अपनी इंडियन मेड गुड्स के ऊपर काम करना चाहिए, उनका हमने ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। दूसरा, इस समय पर काफी ज्यादा इंडियन इंडस्ट्री
हमारे पास आगे आई, इंडियन इंडस्ट्री काफी अच्छे लेवल पर एस्टेब्लिश हुई ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। ओके, और ये पहला बड़ा मूवमेंट था जो भारत में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, इस वजह से भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है होम रूल लीग मूवमेंट। देखिए होम रूल लीग की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो ये है क्या होम रूल लीग मूवमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए, होम के अंदर रूल, कि घर के अंदर हमें हमारे तरीके से काम करने की परमिशन मिल जाए। ओके, बाहर का कुछ भी जो भी चल रहा है सिनेरियो, इंडिया का दूसरी कंट्री साथ क्या रिलेशन होगा, क्या ट्रेडिंग होगी, वो आप अंग्रेज खुद मैनेज कर लें, लेकिन विद इन इंडिया हमें सेल्फ रूल की परमिशन दे दी जाए, हमें खुद अपनी चीजों को खुद से मेंटेन करने की आजादी दे दी जाए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होम रूल लीग मूवमेंट। ओके, तो और थोड़ा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, मूवमेंट क्यों शुरू होती है और कैसे शुरू होती है और क्या क्या इसमें हमारे पास डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहली बात तो स्टूडेंट टाइम पीरियड को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास क्या हो रहा है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो शुरू हो चुकी है। सो वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे पास क्या है कि बहुत से इंडियंस को जबरदस्ती इस वॉर में घसीट दिया गया है। तो इंडियंस जो है वो कहीं भी खुश नहीं है कि इंडियंस को जबरदस्ती फोर्सफुली वर्ल्ड वॉर 1 में घसीट लिया गया है। दूसरा, हमारे पास अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी एम्पायर क्या कर रहा है, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ है। ये ओटोमन एम्पायर हमारे पास टर्की का एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर ऑफ टर्की, या टर्क्स आप बोल सकते हैं, ओटोमन टर्क एम्पायर। तो वहां पे जो सुल्तान होता है उसको इंडियन मुस्लिम्स कैलिफ मानते हैं और अपना एक तरह से आप समझ सकते हैं कि रिलीजियस हेड मानते हैं इंडियन मुस्लिम, और अंग्रेज उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम्स भी जो है वो गुस्से में हैं। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं लोगों के एक नई मूवमेंट के रूप में देखने को मिलता है। हमारे पास एक नई मूवमेंट शुरू होती है जिसको हम नाम देते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। अब ये होम रूल लीग मूवमेंट शुरू कौन करते हैं, देखिए 2 होम रूल लीग मूवमेंट भारत में शुरू होती हैं। एक तो शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में, और दूसरी शुरू की थी एनी बेसेंट ने 1916 में, सितंबर 1916। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी हैं, याद रखेंगे, एनी बेसेंट आयरलैंड से हैं, जो उस समय यूके का एक पार्ट हुआ करता था, यूनाइटेड किंगडम सॉर्ट ऑफ। और ये हमारे पास कहीं ना कहीं आयरलैंड के अंदर जो होम रूल हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है उससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेकर इंडिया में भी होम रूल इंट्रोड्यूस करने की बात करती हैं एनी बेसेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें रही वो समझने की कोशिश करते हैं। तो होम रूल लीग मूवमेंट वाज वन ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट। पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखेंगे कि होम रूल लीग मूवमेंट जो भारत के अंदर शुरुआत हुई थी, उसका आइडिया, उसकी इंस्पिरेशन कहां से ली गई थी, दैट इज फ्रॉम आयरलैंड। ओके, और इसमें 2 लोग हमारे पास मेन फोकस रहा। हमारे पास एक तो है बाल गंगाधर तिलक जी, जिनको हम लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। और इनकी वो फेमस लाइन मैंने पहले भी आपको बताई है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक इस मूवमेंट को कहां से लीड करते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। बाल गंगाधर तिलक इस मूवमेंट को लीड करते हैं महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और सेंट्रल प्रोविंस से, जबकि एनी बेसेंट रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो भी इंडिया का पार्ट बचा, वहां से इस मूवमेंट को लीड करती हैं। इस मूवमेंट में आप ये समझिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए, आजादी की डिमांड नहीं की जा रही। कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले जाएं, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि डोमिनियन स्टेटस की एक तरह से बात की जा रही है कि विद इन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर ही भारतीयों को कुछ आजादी दे दी जाए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की रिगार्डिंग। तो उसका कहीं ना कहीं अंदाजा आपको एक बहुत सिंपल सी चीज से लग सकता है, फ्लैग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कंट्री की। तो यहां पर आप देखिए जो फ्लैग यूज किया जा रहा था होम रूल लीग मूवमेंट में, उसमें पहले तो आप देखिए यूनियन जैक है, कॉर्नर पे अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में आपको यूनियन जैक दिखाई देगा। ओके, और इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंट स्टेटस की कहीं ना कहीं बात की जा रही है इस मूवमेंट के द्वारा। इसमें ये आपको 7 स्टार्स दिखाई देंगे, जो सप्तऋषि को अगर आप थोड़ा कहीं कनेक्ट करते हैं हिंदू माइथोलॉजी से, तो आपने सुना होगा सप्तऋषि, जो हमारे पास स्टार्स की कॉन्स्टेलेशन होती है, दैट इज नोन टू बी सप्तऋषि, तो उसको यहाँ पे डिमार्क किया गया है। तो ये जो फ्लैग है वो यूज किया जाता है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, और अल्टीमेटली टारगेट भारत को आजाद कराना नहीं है। ये आइडिया देखिए, आपको तिलक के कुछ जो व्यूज हैं यहां पर आपको डिफरेंट लग रहे होंगे, मे बी आपको लग रहा होगा कि तिलक तो स्वराज की बात करते थे, फिर ये होम रूल पे कहां से आ गए। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, इससे पहले हमारे पास जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो जेल में समय बिताकर आए हैं,
और वो एक चीज को समझ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स अपना होल्ड इंडिया में बहुत अच्छे से बना चुके हैं, तो ब्रिटिशर्स एकदम से इंडिया को छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें यहां पर काम करना है होम रूल के लिए, बाद में हम फोकस करेंगे कंप्लीट स्वराज के लिए यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, सो होता क्या है कि इस मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कंट्रीब्यूशन देती हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, दोनों ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास उस समय एग्जीक्यूशन में आ चुकी हैं, क्रियान्वित हैं, और दोनों के लीडर्स जो हैं वो होम रूल को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, मोतीलाल नेहरू हैं, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा, ये सब लोग क्या करते हैं, होम रूल लीग मूवमेंट को सपोर्ट देते हैं। फिर इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट स्टूडेंट ये आता है कि दिस मूवमेंट लेड टू मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जिसको हम अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसमें क्या कहा गया, डिक्लेयर दैट देयर वुड बी मोर इंडियंस इन द गवर्नमेंट। अब देखिए कहीं ना कहीं जिस चीज की डिमांड कर रही थी ब्रिटिशर्स, उसे कहीं ना कहीं फुलफिल भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उसे फुलफिल भी किया जा रहा है। मोर इंडियंस लीडिंग टुवर्ड्स द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, अल्टीमेटली रियलाइजिंग द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इस मूवमेंट ने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ओके, तो ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये मूवमेंट सुप्रेस कैसे हो जाती है, मूवमेंट कैसे हमारे पास सुप्रेस होती है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मूवमेंट वाज ऑल्सो लेफ्ट लीडरलेस। ये जो मूवमेंट है वो लीडरलेस हो जाती है कब, जब बाल गंगाधर तिलक जो है वो इंग्लैंड में चले जाते हैं अपना केस लड़ने के लिए। अब वो केस किसने फाइल किया था, हमारे पास वैलेंटाइन क्रियोल ने। अब ये वैलेंटाइन क्रियोल कौन है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो एनी बेसेंट के बारे में ये प्रसार भारती के द्वारा दी गई कुछ इंफॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। ओके, चलिए जी आगे हम बात करते हैं। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक है, आपने सुना होगा, अगर हिस्ट्री के बुक्स के बारे में या हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा हो, उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है ना। तो वो क्यों कहा जाता है, देखिए एक बुक आती है हमारे पास वैलेंटाइन क्रियोल की, जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट, और उसी बुक में उन्होंने टाइटल दिया है बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो इसको लेकर एक केस फाइल होता है इंग्लैंड में, जहां पर ऑल्दो बाल गंगाधर तिलक केस हार जाते हैं, लेकिन ये बुक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन अनरेस्ट बुक किसने लिखी थी। बाद में क्या होता है स्टूडेंट, 1920 में होम रूल लीग जो है उसका लीडर किसको चुन लिया जाता है, उसका प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है महात्मा गांधी को। और फिर ये जो हमारे पास होम रूल लीग जो है इसको मर्ज कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और फाइनली जो है ये मूवमेंट हमारे पास एंड हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास एंड होता है होम रूल लीग मूवमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी रोलेट सत्याग्रह की। तो पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि एंटी रोलेट सत्याग्रह क्यों सामने आया। देखिए अंग्रेज एक कानून लेकर आते हैं इंडियन लीडर्स को कंट्रोल करने के लिए, और इस कानून का नाम है द एनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, और पॉपुलरली इसको किस नाम से जाना जाता है, रोलेट एक्ट के नाम से, और इसको काला कानून भी कहा जाता है, ब्लैक एक्ट। ओके, इसको पास किया गया था हमारे पास 21 मार्च 1919 को बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो ये किसकी रिकमेंडेशन पर आया और इसके अंदर क्या प्रावधान थे, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ रोलेट कमेटी, जिसको लीड कर रहे थे एक जज सर सिडनी रोलेट। अब ये जो सिडनी रोलेट हैं, ये क्या हमारे पास सुझाव देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये बोलते हैं कि जो ये इंडियन लीडर्स हैं जो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या अभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो जब हम इन्हें जेल में डालते हैं तो इनके पास काफी सारे प्रूफ होते हैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, तो हम इन्हें मौका ही क्यों देते हैं कि अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकें। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जहां पर इनके ऊपर केस चलाने का प्रावधान ही ना हो, सीधा उठाया और जेल में डाल दिया, उसको अपनी सफाई देने का कोई मौका ही ना दिया गया। ओके, तो यहां पर आता है इस वजह से रोलेट एक्ट, जिसके अंदर एक प्रावधान होता है कि हमारे पास किसी को भी उठाकर जेल में डाला जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। यानी कि देखिए, आप समझ के देखिए, 2 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है पॉलिटिक्स में, तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं, टाइम पीरियड रहेगा। तो इसको एक तरह से कहा जाता है उस समय के लिए, इसमें कहा जाता है इसको नो दलील नो वकील नो अपील, इस तरह से कानून को हमारे पास इंटरप्रेट किया जाता है। ओके, थोड़ा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आगे चलकर क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो आगे क्या होता है वो समझिए। तो जब ये कानून आएगा तो सबसे पहले इंडियन लीडर्स को तो कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा ही आएगा,
तो समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडियन इंपीरियल लीडर्स, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इंडियन लीडर्स हैं, इंडियन मेंबर्स हैं, जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय है, मोहम्मद अली जिन्ना है, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। वो बोलते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब हमारा कोई काम नहीं है अगर ये हमारे ही खिलाफ इस तरह से गलत कानून लेकर आएंगे। ओके, सो आपसे पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको लेकर, तो समझने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन किया था, तो आप उसका रीजन बताइए कि रीजन क्या था। तो रीजन था रॉलेट एक्ट का सामने आना। ओके, पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करें तो स्टूडेंट ये प्रसार भारती से फिर से इनसे रिलेटेड मैंने एक इमेज ली है, तो आप याद रखेंगे कि एक तो इनको महामाना के नाम से जाना जाता था, महामाना, जी हाँ, इनका अल्टरनेट नेम मदन मोहन मालवीय का। और सबसे ज्यादा इनको याद किया जाता है किस लिए, क्योंकि इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की थी, जो हमारे पास इंडिया की और वर्ल्ड की आज की डेट में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। सत्यमेव जयते, इसको इन्होंने काफी हद तक पॉपुलराइज किया। और 2014 में आप याद रखेंगे कि हमारे पास भारत रत्न, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो इन्हें दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि देखो भारत रत्न को लेकर स्टूडेंट जब भी हम बात करें, पेपर में क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये हमारे पास कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, 4 टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 1909, 1918, 1932 एंड 1933। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन अवर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट। गांधी जी, गांधी जी इस एक्ट को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए इससे पिछली वीडियोस में जब हमने राइज ऑफ महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पे पढ़ा था हमारे पास चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह। तो हमने वहां पे समझा था कि गांधी जी की जो इमेज है वो नेशनल लीडर के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो सबको कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बैक स्टेप पे होगी। ओके ओके, अब होता क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। गांधी जी एक सत्याग्रह सभा की फाउंडेशन रखते हैं, नींव रखते हैं, ताकि इस एक्ट को डिसओबे किया जा सके। और पहली बार भारत में एक देशव्यापी हड़ताल ऑर्गेनाइज की जाती है। यह क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, एसएससी ने कई बार पूछा है कि पहली बार भारत में देशव्यापी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान बुलाई गई थी। ओके, तो आपने याद रखना है, दैट इज एंटी रॉलेट सत्याग्रह। अब इसी के चलते हमारे पास एंटी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहीं ना कहीं स्टूडेंट आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में। तो आइए थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं और क्यों ये हमारे पास देखने को मिलता है, तो वो हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि रॉलेट एक्ट आ चुका है, किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता है। तो पंजाब में 2 लोकल लीडर हैं अमृतसर से। ओके, लीडर कौन कौन है? डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों की पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इनको 10 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया जाता है स्टूडेंट्स। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, इनको अरेस्ट करती है और इनको सीक्रेटली हमारे पास कहां ले जाया जाता है? धर्मशाला, जो कि आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में। ओके, वहां ले जाकर इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और अब आपको पता ही है कि 2 साल तक कोई केस चलाने की तो जरूरत है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इंडियंस को इस बात का बहुत बुरा महसूस होता है कि हमारे लीडर्स को बिना उनकी कोई गलती के अरेस्ट कर लिया गया। तो आगे क्या होता है? तो आगे फिर हमें देखने को मिलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जो लोग हैं वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उस पे जाने से पहले हम कुछ और चीजों को भी क्लियर कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पहला क्वेश्चन, उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसरॉय होते हैं। और पंजाब में जो सबसे बड़ी पोजीशन होती है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। जी हां, उस समय जो पंजाब की सबसे बड़ी पोजीशन है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। उस पोजीशन पे कौन होते हैं? माइकल ओडायर। उस पोजीशन पे कौन होता है? माइकल ओडायर। नाम थोड़ा स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर एक बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, जो आज मैं आपकी बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ओके, सो ये पोजीशन आप याद रखेंगे। पंजाब में उस समय लगा हुआ है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, हमारे पास हजारों की तादाद में लोगों की जो एक हमारे पास गैदरिंग है वो दिखाई देती है। कहां पर? जलियांवाला बाग में। ये क्यों इकट्ठा हुए हैं? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल। ओके, अब होता क्या है स्टूडेंट, आगे समझने की कोशिश कीजिए। जनरल रेगिनल्ड डायर। अब स्टूडेंट देखिए, जानबूझकर मैंने
यहाँ पर पूरा नाम लिखा है, नहीं तो ज़्यादातर बुक्स में और ज़्यादातर जगहों पे आपको जनरल डायर दिखाई देता है। मैंने यहाँ पर जानबूझकर पूरा नाम लिखा है जनरल रेगिनल्ड डायर। ये एक मिलिट्री ऑफिसर है और माइकल ओडायर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब है। ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, नाम सिमिलर हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नाम पे थोड़ा फोकस कीजिए। ओके, जनरल रेगिनल्ड डायर अपने ट्रूप्स के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ पहुंच जाता है कहां पर, जलियांवाला बाग में। और आपको बता दूं कि ये जो जनरल डायर है ये अपने साथ टैंक भी लेकर आया होता है। बहुत से स्टोरियन बताते हैं कि अपने साथ टैंक भी लेकर आया होता है ताकि किसी को भी ये बचकर जाने ना दे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो जलियांवाला बाग की जो एंट्रेंस है वो इतनी ब्रॉड नहीं है कि टैंक अंदर जा सके। फिर ये क्या करता है, ये इनोसेंट मैंस पर, जो वहां पे हमारे पास इनोसेंट लोग हैं, उनके ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। और उस सब में स्टूडेंट आपको बता दूं मैं, तकरीबन 2000 लोग मारे जाते हैं। ऑफिशियल फिगर कहीं भी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिखाई देगा। तो 2000 से ऐसा माना जाता है 2000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। तो निहत्थे लोगों की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है जनरल डायर द्वारा। ये भारतीय इतिहास में काला दिन हमारे पास माना जाता है। और अभी 13 अप्रैल 2019 को 100 साल पूरे हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय इंडिया से माफ़ी मांगी। 100 साल जब पूरे हुए जलियांवाला बाग को लेकर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक माफ़ी मांगी थी इंडिया से। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या स्टैंड था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्या उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माफ़ी मांगी थी या कुछ और ही सिनेरियो था। तो आपको बता दूं कि इस सब को स्टडी करने के लिए कि ये जो हुआ है क्या ये सब सही था, गलत था, और जनरल डायर की कितनी गलती है, एक कमीशन बिठाया जाता है हंटर कमीशन के नाम से। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, नाम याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम हंटर। ओके, लॉर्ड विलियम हंटर। और हमारे पास ये क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है हंटर कमीशन, जिसमें ये क्या बोलता है कि ठीक है, जनरल रेगिनल्ड डायर की गलती थी और कुछ 100 लोगों की डेथ हुई। एक तो जो डेथ का काउंट है वो बहुत कम बताया जाता है। और ये मानता जरूर है कमीशन की जनरल डायर की गलती थी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं करता। तो अल्टीमेटली जनरल डायर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इससे कहीं ना कहीं इंडियंस के दिलों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। और गांधी जी क्या बोलते हैं कि इट्स जस्ट ऑफिशियल व्हाइट वॉश। ये तो ऑफिशियल व्हाइट वॉश है और कुछ नहीं है। ओके, तो इंडियंस प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, तो बड़े लीडर्स कैसे प्रोटेस्ट करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर, जो उस समय के एक जाने माने राइटर हैं हमारे पास, वर्ल्ड फेमस, आप समझ सकते हैं ना, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको मिला हुआ है नाइटहुड अवार्ड। अब ये नाइटहुड अवार्ड क्या है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है। तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि मुझे आपका नाइटहुड अवार्ड नहीं चाहिए। जब आप हमारे इंडियंस को बिना किसी गलती के किल कर रहे हो तो मुझे आपका नाइटहुड अवार्ड नहीं चाहिए। एक चिट्ठी लिखते हैं, वो चिट्ठी की जो कॉपी है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर हमारे पास लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। पॉज करके आप इस चिट्ठी को पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा विजिबल हो। थोड़ा हमारे पास जो विजिबिलिटी है वो इतनी क्लियर ऑल्दो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो नाइटहुड अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर अपना रिटर्न कर देते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं, देखिए महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि मिली हुई है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर को सुना हो जिसमें हमने राइज ऑफ महात्मा गांधी के बारे में बात की थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था बॉयर वॉर में ब्रिटिशर्स के लिए और ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए एक तरह से एम्बुलेंस सर्विस की स्थापना की जाती है महात्मा गांधी जी द्वारा, और इसीलिए उन्हें कोई टाइटल मिलता है केसर हिंद। लेकिन महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि मुझे आपका केसर हिंद टाइटल नहीं चाहिए, आप अपना टाइटल अपने पास रखिए। फिर से वही बात, क्या दिखाया जा रहा है, गुस्सा दिखाया जा रहा है जलियांवाला बाग इंसिडेंट को लेकर। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे आप लोग। ओके, फिर फाइनली क्या होता है, गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और क्या बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती थी, इट वॉज माई हिमालयन ब्लंडर। ये आप याद रखेंगे, किसको गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर कहा था। ब्लंडर का मतलब था बड़ी मिस्टेक। सो कि उन्होंने क्या कहा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने जिन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की थी सत्याग्रह की, उनके हाथ में सत्याग्रह का वेपन थमा दिया। तो ये मेरी गलती थी और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। और इस तरह से हमारे पास जो मूवमेंट है वो वापस हो जाती है। लेकिन इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया जाता है। जी हां, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कौन लेते हैं, सरदार उधम सिंह, बहुत ही बहादुर और निडर। जी हां, सरदार उधम सिंह हमारे पास माइकल ओडायर को किल करता है। देखिए, जनरल रेगिनल्ड डायर को किल नहीं करते, माइकल ओडायर को। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, जो भी जलियांवाला बाग में हुआ वो सब कहीं ना कहीं माइकल ओडायर के कहने पे हुआ था, सीनियर वही पर्सन था। तो होता क्या है कि लंदन में सरदार उधम सिंह पहुंच जाते हैं और माइकल ओडायर एक फंक्शन में है और स्पीच देने के लिए खड़े हुए हैं।
जैसे ही वो स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं, स्टेज पे पहुंचते हैं, सरदार उधम सिंह सामने जाकर उनको गोली मार देते हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं डरते सरदार उधम सिंह, जबकि उनको पता है कि लंदन में उनको किल करने का मतलब क्या है, माइकल ओडायर को, कि उनको फांसी की सजा होगी। लेकिन सरदार उधम सिंह नहीं घबराते, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही निडर सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेते हैं 1940 में माइकल ओडायर को किल करके। और ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख सकते हैं, उस समय की न्यूज़पेपर की कटिंग यहां पर आप देख सकते हैं। हेडलाइंस है हमारे पास, सर एम ओडायर, माइकल ओडायर शूट डेड एट कैक्सटन हॉल। तो ये आप देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए, ये हमारे पास आज हमने बात की इंपॉर्टेंट 3 हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स की। तो आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए समय आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।